मित्रों, सबको नमस्कार। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। और हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबों और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही हमारा नारायण है। और इसी दर्शन को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जन कल्याण की नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कृषि की आत्मा है, उसके प्राण हैं। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित यह संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे। और पिछले दिनों हमने करने का प्रयत्न किया है। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो 6 सूत्रीय है। एक, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, और पिछले दिनों जो फैसले किए गए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे। और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके ही किए थे। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने भी है। और कई बार सूखा और कहीं बाढ़, कई राज्य तो ऐसे हैं कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे और बेहतर उत्पादन हो। जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती है, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, बीज तो बन गया, बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे। कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेंट बुलवा लिए रबी के लिए ही, कि गेहूं की अगर वैरायटी है तो आपके यहां कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आप लेके जाओ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के पास जो जमीनें उन पर, और निजी निवेशकों को भी हमने ये बीज उपलब्ध कराया ताकि जल्दी से जल्दी इनका लाभ किसानों को मिल सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आप जानते हैं
समय पर सस्ता फर्टिलाइजर किसान को उपलब्ध हो जाए। मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया में। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया में। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया, डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दिए थे सरकार ने, और इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि की, उनको डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में ही। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प है एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। फिर बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, जैसे धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30% पानी कम लगेगा और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह वो देना पड़ेगा, नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में भी जाता है, लागत घटेगी। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है, सामान्य तौर पे 120-115 दिन में बाजरा आता है, 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने विकसित की। तो उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उत्पादन की लागत घटाने के लिए, एक और महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज के लिए कम ब्याज की दरों पर, मतलब बैंक तो ब्याज लेता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इन्हीं 100 दिन के अंदर किया, ताकि अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4%, वो समय पर पैसा जमा करता है, केवल 4% ब्याज पर उनको खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम इस बीच में हुआ है,
वो है हमारी नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। वो हमने लॉन्च किया था। फसल में कोई रोग लग गया तो किसान जब तक बुलाता है, दिखाता है, पहचानता है, तब तक फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम में सीधे किसान मोबाइल से फोटो खींच के फसल में पत्तों का रंग बदल रहा है, कोई कीड़ा लग रहा है, वो डालता है और यहां से तत्काल उसको सलाह दी जाती है कि फलाना पेस्टिसाइड डालो, ये फलानी बीमारी है। तो ये भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग किसानों ने करना प्रारंभ कर दिया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान को उत्पादन के ठीक दाम देना। और उसके लिए मित्रों आप जानते हैं एमएसपी की व्यवस्था। मुझे बताते हुए खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार ने यह फैसला किया था कि उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम जोड़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। मैं कितने तय किए गए हैं वो पूरी सूची है, उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए और न केवल घोषित किए गए, एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकारें, मेरे पास आंकड़े, नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती थी। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभकारी लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीदी की अनुमति राज्यों को यहां से दी कि किसानों की मूंग खरीदें। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में लगे। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया पीएम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था, उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी राज्य को अपने आप 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदे, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा यह होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने यहां कर सकेंगे। तो एक, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा, उसके साथ ही हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड तिलहन पैदा नहीं कर पाते। हमारे यहां 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम वो काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी थी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था, पाम ऑयल। और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती थी, तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन के रेट। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया
कि खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% है उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया, ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी, और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया, रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी भी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। कल पीएम आशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हमने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी, तिलहन बाकी चीजें, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी, ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़े तो पैसे की कोई कमी ना रहे एजेंसीज के पास। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी एमएसपी पर खरीदी की उचित व्यवस्था करने में। और इन जो फैसले हैं इनका लाभ इसी सीजन में, खरीफ के सीजन में जब फसल आएगी तो किसानों को मिलेगा। जब जरूरत पड़ती तत्काल हम बड़े फैसले किसानों के लिए करते हैं, और इन सब का परिणाम यह होगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। वो हमारी प्रतिबद्धता है और उसको हम पूरा करके रहेंगे। इसके साथ मित्रों, कई बार हम देखते हैं ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसलें खराब हो जाती है। यद्यपि मुझे इस साल बताती हुई प्रसन्नता है कि 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान हम लोगों ने फसलों का लगाया था, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है, मतलब 2,60,00,000 क्विंटल अधिक है। और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ा है काफी, पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और मक्का का 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। लेकिन फिर भी कई जगह बारिश ज्यादा हुई, और कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कई राज्य तो बिहार जैसे बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना कर रहे हैं, तो किसानों को उस समय जब नुकसान हो जाए उसकी भरपाई जरूरी है। मैं स्वयं तेलंगाना और आंध्रा गया था, बाढ़ से हुए नुकसान को देखने किसान के खेतों में गया। स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हमारी केंद्रीय टीम गई यहां से, और वैसी परिस्थिति में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल बन के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पुरानी सरकारों में लोनी किसान केवल 20 लाख होते थे इस योजना में, जो उस समय जो बीमा की योजना थी। अब उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई है, और जितना प्रीमियम किसानों ने दिया उसका 3 गुना क्लेम बीमे का बीमा कंपनियों को देना पड़ा है। यहां से लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान सम्मिलित हो, और जब जरूरत पड़ती है विशेष पैकेज के रूप में भी
उन राज्यों को पूरा सहयोग किया जाता है ताकि किसान के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के इतर भी करना पड़े तो कर सकें। मित्रों, हमारा लक्ष्य है केवल परंपरागत फसलें नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए और देश की जरूरत पूरी करने के लिए। जैसे दलहन का भी हमको आयात करना पड़ता है, तो कैसे देश आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता के लिए जैसे इस साल हमने फैसला किया, हमने दलहन उत्पादक राज्यों के साथ बैठक की और तय किया कि तुअर, तूर, अरहर अलग अलग नाम है, मसूर और उड़द, तीनों जितनी किसान पैदा करेगा पूरी खरीदेंगे हम एमएसपी पे। रजिस्ट्रेशन करा ले, पूरा का पूरा खरीदेंगे, कोई सीमा नहीं। हमने कृषि का विविधीकरण हो, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन। अब बांस मिशन का हमारा काम चल रहा है। कई राज्यों ने हजारों हेक्टेयर में, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो अब वो लाखों तक पहुंच रहा, बांस का उत्पादन शुरू कर दिया। तो परंपरागत फसलों के साथ साथ हम बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की और बाकी फसलें भी उत्पादित करें, उसके प्रयत्न में हम लोग लगे हैं। हॉर्टिकल्चर की फसल में एक दिक्कत आती थी, अच्छे पौधे नहीं मिलते थे लोगों को। क्लीन प्लांट अंग्रेजी में कहते हैं, स्वच्छ पौध। किसी नर्सरी से ले लिया और पता चला वो उतना अच्छा था ही नहीं, और किसान परेशान हो जाता है, पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो हमने एक योजना इन्हीं 100 दिन के अंदर लॉन्च की, क्लीन प्लांट की। स्वच्छ पौध उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए 9 अत्याधुनिक सेंटर बना रहे हैं हम, अलग अलग फसलों के, और उनके माध्यम से 4 साल के अंदर अंदर हम 4 से 6 करोड़ अलग अलग हॉर्टिकल्चर की फसलों के अच्छे प्लांट जो रोगों का मुकाबला कर सके, उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। क्योंकि कृषि विविधीकरण का साहस वो तभी करेगा, संरक्षित खेती उसके लिए। और फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत किसानों को सहायता ये उपलब्ध कराने का काम किया है। और एक विषय और जो महत्वपूर्ण है, हम आज की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के नहीं कई वर्षों की सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे। और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक सीमा से ज्यादा अगर हुआ तो उसके दुष्परिणाम से पूरी दुनिया चिंतित है आज। तो रणनीति हमें आज से बनानी पड़ेगी। इसलिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बढ़ें। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन आया नहीं है, आने वाला है, उस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम किसानों को ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके साथ संवाद, संपर्क, वैज्ञानिक हमारे कई शोध कर रहे हैं, तो जल्दी प्राकृतिक खेती का मिशन भी आ गया। लेकिन तब तक भी प्राकृतिक खेती चल रही है। खेती में मदद के लिए कृषि सखी जैसी योजना, जिसमें 56 दिन की ट्रेनिंग हम अपनी बहनों को देते हैं, जो फिर किसानों की मदद करती है। ड्रोन दीदी जैसी योजना है इस बीच में हमारी ड्रोन दीदी, क्योंकि हाथ से अब हम पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं तो कम ज्यादा अलग अलग जगह डलता है, शरीर पे भी दुष्प्रभाव बहुत होता है, तो आदमी क्यों डाले, ड्रोन से क्यों ना हो। इसलिए ड्रोन उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग देना, ड्रोन दीदियां, उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं हम लोग। उस दिशा में भी काफी काम हम लोगों ने किया है। तो हर संभव प्रयत्न जो किए जा सकते हैं। एक और दिक्कत थी किसानों को,
उत्पादन कर लिया, रखेगा। सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, और इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। उसमें से लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 18,606 कस्टम हायरिंग सेंटर बन गए, 16,276 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां, 13,724 गोडाउन, 3,102 छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,909 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं। इसके अंतर्गत 76,400 परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, और पिछले 100 दिनों में लगभग रोज 100 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने का काम हुआ है। एफपीओज को बढ़ावा देने के लिए भी उनको लाइसेंस की संख्या बढ़ाई गई है। उर्वरक के लाइसेंस 1516 से बढ़ा के 3571 हो गए। कीटनाशकों के लाइसेंस की संख्या 1060 से 3067 हो गई है, और एपीएमसी मंडी लाइसेंसों की संख्या 597 से 1814 हो गई है। तो एफपीओज को भी बढ़ावा देने का काम निरंतर चल रहा है। इसके साथ इन 100 दिनों में एक और विशेष काम हुआ है, और वो हुआ है डिजिटल कृषि मिशन को लॉन्च को स्वीकृति दी है हमने। आप जानते हैं कि मैन्युअली फसलों का ही सर्वे करना नुकसान का, तो जब रेवेन्यू का अमला करता तो परफेक्ट नहीं होता, कई बार जानबूझ के भी गड़बड़ हो जाती है। किसान की जमीनों का रिकॉर्ड रखना है, अगर हाथ से ही अगर करता रेवेन्यू का अमला, तो रामलाल की जमीन कई बार श्यामलाल के नाम चली जाती, उसको पता ही नहीं चलता। फसलों के नुकसान का आकलन करना है, तो मैन्युअली परफेक्ट नहीं होता, कई शिकायतें आती थी। रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा। इसमें हर किसान की एक अलग पहचान होगी, किसान पहचान। राज्यों के साथ मिलकर भी हम इस काम को जल्दी करना चाहते हैं, और हमारी अभी कई राज्यों के साथ 19 राज्यों के साथ डीपीआई के निर्माण के लिए समझौता हो गया है। यह भी किसान के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगा, उसके लाभ के लिए। एक और हम व्यवस्था कर रहे हैं जिसका फैसला आपने कर लिया है, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक किसान तक जानकारी बहुत जल्दी कैसे पहुंचा सके। नहीं तो एक रिसर्च होता है, बरसों लग जाते हैं किसान तक पहुंचने में। तो एक आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर में हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस आधुनिक कृषि चौपाल में वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद होगा हर महीने में एक बार, जिसमें आधुनिक रिसर्च की, शोध की और तकनीकी की जानकारी सीधे वैज्ञानिक किसान को देंगे, दूरदर्शन और हमारे आकाशवाणी के माध्यम से। तो वो भी, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। कई बार किसानों की शिकायतों के अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म है, कोई ऐप है अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, किसान सम्मान निधि में सम्मिलित नहीं हुआ, कई तरह की चीजें हैं। तो उसके लिए भी एक कॉल सेंटर जिसका एक नंबर होगा और जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, तो वो भी हम प्रारंभ करने वाले। पिछले दिनों कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों के, उनकी टीम के साथ मैंने मिलना प्रारंभ किया। जैसे कल बिहार की कृषि मंत्री और उनकी पूरी टीम आई थी, क्योंकि राज्यों का विषय है कृषि, और हम राज्यों के साथ ही मिलकर काम करते हैं, राज्यों की कोई सहयोग करते हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, इसलिए अलग अलग मुद्दों पर राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठकें लगातार हो रही है। कई राज्यों के साथ हम बैठक कर चुके हैं और कुछ राज्यों के साथ अभी होना है। अभी नाम बताने में मेरे पास सूची है, कई राज्यों के साथ हम कर चुके हैं। वो बहुत उपयोगी, क्योंकि सीधे सीधे केंद्र और राज्य साथ बैठे ना,
कृषि भवन काहे के लिए? केवल हमारे बैठने के लिए थोड़ी है और अफसरों के बैठने के लिए थोड़ी है। तो राज्य के लोग भी आए, हम साथ बैठे और मिलकर तय करें। तो अभी तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, मेघालय, हरियाणा, इनके साथ बैठकें हो चुकी है। बाकी राज्यों के साथ कर रहे हैं, हम सब राज्यों के साथ करेंगे। और अंत में एक बात और, किसानों से सीधा संवाद। कई चीजें संवाद से, मैं खेतों में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं कृषि मंत्री के नाते, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बैठक कर रहे हैं, खेतों में भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर मंगलवार को अब मैं ये तय कर रहा हूं कि सवेरे का समय दोपहर के भोजन के पहले का, ये किसानों से, किसान संगठनों से संवाद का ही समय होगा। पहले से सूचना देके और समय तय करके जो भी आएंगे हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि कोई समस्या आए तो मिलकर उसका समाधान हम लोग कर पाएं। मित्रों, प्रयत्न है अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने का, प्रयत्न है देश की खाद्य सुरक्षा हम मजबूत बनाए रखें। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे फैसले, उनकी सदिच्छा और किसानों के प्रति जो उनकी मन में तड़फ है, उसी के कारण कर पाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।